यूसीसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सार्वजनिक हुई उत्तराखंड यूसीसी की रिपोर्ट। 4 खंड में है उत्तराखंड यूसीसी की रिपोर्ट। जनसंख्या नियंत्रण का भी था जिक्र। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप www.ucc.uk पर देख सकते हैं रिपोर्ट। नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने जारी की है रिपोर्ट। सीएम धामी ने कमेटी का आभार जताया। यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। कमेटी ने बताया कि मुस्लिम लॉ बनाने के लिए सिया और सुन्नी के विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया गया। रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। कमेटी के चेयरमैन शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ कमेटी के मेंबर एडीजी अमित सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ और दून यूनिवर्सिटी की वीसी सुरेखा डंगवाल मौजूद थे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूसीसी रिपोर्ट आम जनता से साझा नहीं हो पाई। अब चारों खंडों की रिपोर्ट और नियमावली का आज लोकार्पण हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि कमेटी ने वॉल्यूम शेयर किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीआर अंबेडकर ने भी यूसीसी की पुरजोर वकालत की थी। यूसीसी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी जिक्र है। हालांकि इसे सरकार ने यूसीसी कानून में शामिल नहीं किया। इसके अलावा यूसीसी की रिपोर्ट में गोद लेने का भी अधिकार को लेकर भी बात कही गई है, लेकिन इसे भी कानून में शामिल नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से यूसीसी रिपोर्ट के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 को सार्वजनिक किया जाएगा। गोद लेने के लिए भी नियम लागू किए गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ सभी धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम एक ही हो। तो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं वेबसाइट में जाकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा, जिसको लेकर इतने समय से सियासत भी देखी गई थी, तैयारियां भी की जा रही थी। ऐसे में अब जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। एक देश एक कानून उत्तराखंड से बड़ी शुरुआत होने जा रही है। समान नागरिक संहिता, देवभूमि को तमाम संदेश भी इसके जरिए जाएंगे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर कहा है कि हमारे राज्य का वह काम है जिसके लिए जनता ने हमें चुना था। मैं उत्तराखंड की जनता को बहुत बधाई देता हूं। निश्चित रूप से यूसीसी लागू होने के बाद अनेक कानूनों में जो आज जटिलताएं वह सरल होंगी। लोगों को आसानी से न्याय मिलेगा। सबके लिए एक जैसी व्यवस्था होगी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड में धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग एक ही नियम होंगे सबके लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने की जो प्रक्रिया है यानी कि जो नियम है वो सभी एक ही होंगे। तो रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। 400 पन्नों की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण का भी जिक्र है। तो एक देश एक कानून उत्तराखंड से बड़ी शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड पहला राज्य होगा यूसीसी लागू करने वाला। इतने समय से यूसीसी लागू करने को लेकर चर्चाएं भी हुई और साथ ही बीजेपी के घोषणा पत्र में भी यूसीसी का जिक्र था कि बीजेपी की सरकार बनते ही यूसीसी लागू होगा। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी के लिए एक ही नियम। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, यूसीसी लागू करने को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अब जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक कर दिया गया है। रिपोर्ट में किन किन चीजों का जिक्र है, कौन कौन से वो प्रावधान हैं जो लागू होंगे? बिल्कुल, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने प्रेस वार्ता कर यूसीसी की रिपोर्ट को आज सार्वजनिक किया।
सार्वजनिक करने की अगर बात करें तो एक सरकार के द्वारा एक वेबसाइट गठित करी गई है ucc.uk.gov.in। इस वेबसाइट पे 400 पन्नों की जो रिपोर्ट है ये आप पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो आम लोग हैं वो इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें, चूंकि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई थी। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित करी गई थी। कमेटी ने करीब 43 जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न माध्यमों से 2.5 लाख लोगों से सुझाव मांगे। 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने सरकार को यूसीसी की रिपोर्ट सौंपी। धामी सरकार ने 7 फरवरी विधानसभा के पटल पर इसको रखा और 11 मार्च को राष्ट्रपति ने भी यूसीसी विधेयक पर मुहर लगा दी। धामी सरकार अब यूसीसी की जो नियमावली है वो तैयार कर रही है और लगभग अक्टूबर तक ये नियमावली तैयार हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आज जो है इस रिपोर्ट को, जो चूंकि 400 पन्नों की रिपोर्ट है और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 ये 2 जो कानून जो बने थे उसको जो है अब सार्वजनिक कर दिया है। हालांकि जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा था इस रिपोर्ट में कि इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाएगा, फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण कानून को इससे बाहर रखा गया है। और दूसरा जो मुद्दा था कि लिविंग इन रिलेशनशिप में अगर कोई रहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि इसी बेसिस पे यूसीसी लागू करने की डिमांड और मांग चल रही थी। लेकिन फिलहाल इस जो रिपोर्ट है इसमें जो संशोधन ये किया गया है कि 21 साल तक के जो बच्चे हैं वो अगर लिविंग में रहते हैं तो उनके माँ बाप को उनकी जानकारी दी जाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और जो 21 साल से ऊपर है वो स्वतः ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं अगर उनको उत्तराखंड सरकार की सेवाएं, अगर उनको यहाँ की नागरिकता या उत्तराखंड सरकार की जो सेवाएं हैं या उपलब्धियां हैं उनको अगर चाहिए तो वो 21 साल से ऊपर है वो अपना रजिस्ट्रेशन। सुरेंद्र, ये माना जाए कि ये जो संशोधन किए गए हैं वो जो लोगों से सुझाव मांगे गए थे उसके बाद किए गए हैं? बिल्कुल, करीब 2.5 लाख लोगों ने ये सुझाव दिए थे जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको विधानसभा के पटल पे रखा था। उसके बाद 11 मार्च को राष्ट्रपति ने इस पे मुहर लगा दी थी। उसी समय मुख्यमंत्री ने इस बात को बोला था कि अभी फिलहाल हम इसको कानून जरूर बना रहे हैं लेकिन हम इस पे जो है सुझाव मांगेंगे और सुझाव मांगने के बाद जहां भी संशोधन करना होगा वहां पे संशोधन किया जाएगा। अब चूंकि संशोधन करने के बाद करीब 2.5 लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए, उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्होंने सुझाव दिए, उसके बाद इस रिपोर्ट को आज सार्वजनिक किया गया। और इसमें एक खास बात और है माधुरी की इसमें जो बाहर के लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं उनको अगर सरकार की उपलब्धियां चाहिए या सरकार के माध्यम से उत्तराखंड की जो जितनी भी सुविधाएं चाहिए उन सुविधाओं के लिए भी उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। क्योंकि इससे पहले भी भू कानून की बात करें या आपके निज निवास की अगर बात करें तो इन दोनों चीजों को लेकर के अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको कराना अनिवार्य है। बिल्कुल, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लोगों से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि लोगों की राय काफी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में आपने जैसा बताया कि 2.5 लाख लोगों ने अपने सुझाव भी दिए थे जिसके बाद संशोधन किया गया। क्योंकि अब रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है और ये भी आपसे जानना चाहेंगे जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी इतने समय से, और अब क्योंकि रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो गई है उसके बाद लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं? बिल्कुल माधुरी, जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने ये आई कि 2.5 लाख लोगों ने सुझाव दिए जिसमें से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके सबसे ज्यादा सुझाव आए कि इस रिपोर्ट में हलाला जैसी कई ऐसी चीजें थी जो इस कानून में डाली गई थी। उन्होंने जो अगर बात करें कि पीएस जोशी की एक किताब थी सन 1965 में वो किताब लिखी गई थी, उस किताब के आधार पे जर्मनी में ये रिपोर्ट दायर करी गई थी कि जो हलाला है वो हलाला वहां से नहीं हो सकता। अगर कोई महिला एक इंसान से शादी करती है और उसके बाद उससे तलाक हो जाता है फिर उसको दोबारा अगर उसी इंसान से शादी करनी है तो उसको हलाला करना पड़ेगा। तो ये जर्मनी में इसका सन 1965 में इसको किया गया था, हटाया गया था। उसी रिपोर्ट को लेते हुए उत्तराखंड में यूसीसी की रिपोर्ट बनाई गई जिसमें हलाला जैसी कई ऐसी चीजें थी जिनको शामिल किया गया था। लेकिन मुस्लिम कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद कई संशोधन भी इस रिपोर्ट में किए गए। अब चूंकि ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है, अब जब
आम पब्लिक इस रिपोर्ट को पढ़ेगी, उसके बाद भी कई सुझाव आएंगे। चूंकि ये रिपोर्ट अभी तुरंत सार्वजनिक तो की गई है, लेकिन अभी तुरंत लागू नहीं की जाएगी। अक्टूबर से नवंबर तक का इसमें समय है लागू करने में। चूंकि ग्राउंड जीरो पे जब चीजें करी जाती है, इस रिपोर्ट को लागू किया जाएगा तो बहुत सी तकलीफें, बहुत सी परेशानी आएंगी। उनको किस प्रकार से जो अधिकारी है, प्रशासन है, वो किस प्रकार से हैंडल करता है, ये बड़ी बात देखने वाली है। बिल्कुल सुरेंद्र, और क्योंकि अभी इसमें और भी प्रक्रिया होगी और जैसा कि आपने बताया कि अक्टूबर नवंबर तक ये लागू होगा, ऐसे में देखना होगा तब तक लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक मिथक तोड़ने का काम किया और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को राज्य स्थापना के बाद लगातार दूसरी बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमारा ये वायदा था, ये हमारा संकल्प था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले देवभूमि के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि सामान्य जनता से, आम जनता से, देवभूमि की देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा किया था, वो वायदा हमारा पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, कावड़ मेला इस बार कावड़ मेले में क्या नया होना चाहिए? देखिए, कावड़ मेला हमारा बहुत बड़ा मेला है और पूरे भारत भर के लोग, पूरे देश के लोग इस कावड़ मेले में आते हैं। हम उनका बहुत उत्साह से, बहुत खुशी से उनका स्वागत करें, उसकी हम तैयारी हर वर्ष करते हैं। और हमने कहा है कि पिछले वर्षों में जो हमारे अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों का लाभ लेते हुए, उन अनुभवों से सीखते हुए मेले में जो और अच्छा करना है और अन्य व्यवस्थाएं करनी है, आने वाले किसी भी कांवड़ यात्री को, शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, उसके निमित्त सभी विभागों का समन्वय बनाकर यहाँ पर काम करना है। जो बजट की व्यवस्था है, बजट हम कांवड़ मेले में गत वर्षों में भी देते रहे, इस वर्ष हमने उसको और बढ़ाया है। और भी जो व्यवस्थाएं होंगी, सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है और वाटर एम्बुलेंस की भी हम इस बार व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि मेले के अंदर कई बार सामान्य एम्बुलेंस उस समय जाना संभव नहीं हो पाता है। अगर कोई ऐसी बात होती है तो किसी भी जिसको स्वास्थ्य की दिक्कत हो या कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको वाटर एम्बुलेंस से तत्काल जो है वो सुविधा प्राप्त हो पाए। ऐसे अनेक काम पुलिस विभाग को कहा है, परिवहन वालों को कहा है, पार्किंग और अन्य नगर निगम के लोगों को सफाई की व्यवस्था के लिए, शौचालय की व्यवस्था के लिए, पेयजल की व्यवस्था, बिजली के तार। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जिन्होंने मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ सभी महकमे इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। नगर निगम की ओर से भी कांवड़ यात्रा को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। कांवड़ मेले को लेकर लगातार तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रही हैं। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर हर एक तैयारी देखी जा रही है। और जैसा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया भी कि अब जो व्यवस्थाएं देखी जा रही है वो सुचारू रूप से लागू भी की जाएंगी। तो वहीं सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही तैयारियां भी शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भोले के दीवाने गाई भोले भोले भोले। देवभूमि में बम बम भोले की तैयारी, फिर बम बम भोले के जयकारे से गूंजेगा उत्तराखंड। शिव भक्तों के स्वागत में प्रशासन अलर्ट। 22 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा।
हिंदू धर्म में सावन माह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव का प्रिय सावन माह 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। भगवान शिव के भक्तों को इस महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। इसमें महादेव के भक्त गंगा नदी से जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। अपने भक्तों की इस अटूट श्रद्धा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति का वरदान देते हैं। अब कांवड़ यात्रा में कुछ ही दिन बचे हैं। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन का महीना शुरू होते ही हजारों की तादाद में उत्तर भारत के कई राज्यों से कांवड़िए उत्तराखंड पहुंचते हैं। इस पूरी यात्रा का फोकस उत्तराखंड सरकार पर ही होता है, लेकिन देवभूमि के तमाम पड़ोसी राज्य भी इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। इस बार की कांवड़ यात्रा में कांवड़ की ऊंचाई पर खास ध्यान रखा गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने कांवड़ मेला की तैयारियों को लेकर बताया कि कांवड़ मेला कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और लोगों की धार्मिक आस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास भीड़ प्रबंधन के लिए ड्रोन का भी उपयोग करना होगा। इस साल हरिद्वार के आसपास मेला क्षेत्र में करीब 7000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। और इस कांवड़ मेले की तैयारी के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने 1 जुलाई को ही एक मेरी अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय बैठक हुई थी, जिसमें 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, सीएपीएफ हैं, उनके भी वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें शामिल हुए थे। कुछ लोग ऑनलाइन, कुछ लोग यहाँ पे देहरादून आके। और इसमें जो कांवड़ मेले के मैनेजमेंट की जो देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक तो हरिद्वार के अंदर जो मेला क्षेत्र है, वहां पर हमारी क्राउड मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है। कांवड़ 4 प्रकार की होती है, जिसमें सामान्य कांवड़, खड़ी कांवड़, डाक कांवड़ और दांडी कांवड़ है। सामान्य कांवड़ यात्रा सबसे लोकप्रिय है क्योंकि इसके नियम सहज और सरल हैं। इसमें कांवड़िए जब चाहे आराम कर सकते हैं और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। खड़ी कांवड़ यात्रा सामान्य कांवड़ यात्रा से थोड़ी कठिन होती है। इसमें कांवड़ को लेकर लगातार चलना होता है। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़िए की मदद के लिए 2-3 कांवड़िए और होते हैं। जब एक कांवड़िया आराम करता है तो दूसरा कांवड़ लेकर चलने की स्थिति में हिलता रहता है। इस यात्रा में कांवड़ को जमीन पर रख नहीं सकते, इसीलिए इसे खड़ी कांवड़ यात्रा कहते हैं। डाक कांवड़ यात्रा एक कठिन यात्रा है। इसमें कांवड़ लेकर या गंगाजल को पीठ पर ढोकर लगातार चलना होता है, जिसे पूरा करने में हफ्ते या महीने लग सकते हैं। इस यात्रा में श्रद्धालु गंगा घाट से शिव मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए यानी जमीन पर लेटकर अपने हाथों सहित कुल लंबाई को मापते हुए आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा को दंड प्रणाम कांवड़ यात्रा भी कहते हैं। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा है। कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को इस दौरान खास नियमों का पालन करना होता है। कांवड़ यात्रा के नियम: शारीरिक क्षमता के अनुसार ही कांवड़ यात्रा करें। कांवड़ यात्रा में नंगे पैर पैदल यात्रा की जाती है। स्नान के बाद ही कांवड़ को छुआ जाता है। बिना स्नान के कांवड़ को हाथ नहीं लगाया जाता। भक्तों को सात्विक भोजन का सेवन करना होता है। कांवड़ उठाने के बाद उसे भूमि पर नहीं रखा जाता। आराम करते समय कांवड़ को पेड़ पर लटकाना होता है। शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों की बात माने तो कांवड़ यात्रा 2024 के शुरू होने के साथ ही देश के कई राज्यों से कांवड़िए जल लेने के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे। यूपी, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा आदि राज्यों से करीब 40 लाख कांवड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है। भोले के दीवाने गाई भोले भोले भोले। वहीं से शुरू हुई उत्तराखंड चारधाम यात्रा में अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 169 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे सरकार भी चिंतित है। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में बढ़ गया मौत का आंकड़ा। अब तक 169 यात्रियों की गई जान। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में तोड़ा दम।
मॉनसून के बाद कम हुए यात्री। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। चारधाम यात्रा में अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों के उत्साह के बीच केवल एक चीज है जो चिंता का सबब बन रही है, और वो है श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा। चारधाम यात्रा में 2 महीने के अंदर 169 लोगों की मौत हो गई है। यह मौत चारों धामों में अलग अलग कारणों के चलते हुई है। चारधाम यात्रा में मौत का कारण हार्ट अटैक, हार्ट डायबिटीज, सीने में दर्द, बेचैनी, ब्लड प्रेशर। चारधाम यात्रा में साल 2023 में 1 महीने में इतनी मौत नहीं हुई थी जितनी मौत इस बार इस यात्रा में देखने को मिल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार यात्रा के शुरुआती दिनों में ही मौत के आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक चारों धामों की यात्रा के दौरान 169 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा केदारनाथ धाम का है। केदारनाथ में अब तक 80 मौत हो चुकी है। अब तक कितने तीर्थयात्रियों की मौत? केदारनाथ 80 यात्रियों की मौत, बद्रीनाथ 42 यात्रियों की मौत, गंगोत्री 14 यात्रियों की मौत, यमुनोत्री 29 यात्रियों की मौत। 10 मई से हुई थी यात्रा की शुरुआत। इस साल 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। तकरीबन 2 महीने के भीतर चारों धामों में करीब 31 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अब तक कहां-कहां कितने यात्री आए? केदारनाथ धाम 10,41,874, बद्रीनाथ धाम 8,54,556, यमुनोत्री धाम 4,82,214, गंगोत्री धाम 5,17,779। इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हुई। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोले गए थे। इतने कम वक्त की यात्रा में यात्रियों की संख्या 30 लाख के पार पहुंचना अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। कब कब खुले चारों धामों के कपाट? गंगोत्री धाम 10 मई, यमुनोत्री धाम 10 मई, केदारनाथ धाम 10 मई, बद्रीनाथ धाम 12 मई। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम का निर्देश। शुरुआत में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से उत्पन्न हो रही चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यवस्थाओं की कमान अपने हाथ में ले ली। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न होने पाए। इससे चारों धामों में यात्रा सुचारू रूप से चलने लगी। देश दुनिया से हर दिन बड़ी संख्या में यात्री दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। इस बार यात्रा सीजन का रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई जा रही है, जो कि 60 लाख को पार कर सकता है। मॉनसून के बाद कम हुए यात्री। मॉनसून की वजह से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में अब बहुत कमी आ चुकी है। मई और जून महीने में चारों धामों में यात्रियों की संख्या हर रोज 70 से 80 हजार के करीब पहुंच रही थी, जो मॉनसून सीजन में घटकर मात्र 4,000 के करीब आ चुकी है। 1 जुलाई से प्रदेश में लगातार मानसून की बारिश हो रही है। इसकी वजह से चारधाम यात्रा मार्गों पर भी लैंडस्लाइड होने के खतरे से अब रास्ते बंद कर दिए गए। कई जगह पर लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है। हजारों श्रद्धालु अलग अलग स्थान पर फंसे हुए हैं। इसी वजह से श्रद्धालु मानसून सीजन में चारधाम यात्रा पर जाने से परहेज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।